हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं गौरव काबरा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट हम शुरू करने जा रहे हैं। एक नए स्टाइल के वीडियो को मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। आमतौर पे जो बच्चे मुझे फॉलो करते हैं मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल पे भी, जहां पे मैं सीएफए को लेकर के अपनी एनालिसिस डालता हूं, तो वही प्रैक्टिस अब मैं शुरू करने जा रहा हूं फॉर सीएमए एग्जामिनेशंस। आज ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, जिस पे आपने क्लिक किया है, और मुझे पता है बहुत बड़ी तादाद में इस पे व्यूज आने वाले हैं, बहुत सारे बच्चे इस वीडियो को देखने वाले हैं। एंड आई एम वेरी श्योर कि इस वीडियो से उनको बहुत ही क्रिटिकल इनपुट भी मिलेगा। वो बहुत कुछ समझेंगे कि एग्जैक्टली जो एग्जाम हुए जुलाई में, उसमें इंटरमीडिएट लेवल में कहाँ क्या तकलीफ आई, कैसे उसको ठीक किया जा सकता है, उन सारी चीजों पर आज चर्चा करेंगे। आज का ये वीडियो ठीक वैसा ही वीडियो होने वाला है जैसा कि मैंने पिछले 2 टर्म्स में भी बनाया हुआ है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था सीएमए एफएम को लेकर के, व्हाट वेंट रॉन्ग। जब आज से 2 टर्म पहले, लास्ट टर्म की बात नहीं कर, मतलब करंट टर्म की बात नहीं कर रहा हूं, जब जुलाई में एग्जाम हुए, पर जनवरी में जब एग्जाम हुए थे और उस समय जब एक टफ पेपर आया था, तो उस समय भी मैंने सीएमए एफएम के ऊपर में एक व्हाट वेंट रॉन्ग वीडियो बनाया था। उसमें अपनी दिल की बात कही थी कि कैसे क्या प्रॉब्लम होती है, कैसे क्या समझना चाहिए। उस वीडियो का इंपैक्ट बहुत ज्यादा अच्छा था, बहुत सारे बच्चों तक मेरा मैसेज पहुंचा था टाइमली। आज मेरा फिर से वही ऑब्जेक्टिव है कि जब रिजल्ट हमारे सामने आ गया है तो रिजल्ट को अच्छे से समझते हैं, कहां क्या प्रॉब्लम हुई उसको एनालाइज करते हैं। सबसे पहले सभी उन बच्चों को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। मैं पर्सनली कंग्रेचुलेट एकदम नहीं कर पाया, टाइम नहीं मिल रहा है, बहुत ज्यादा काम है, बहुत ज्यादा बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही है अलग अलग तरह की, तो उनको एंटरटेन करना पड़ रहा है। एट द सेम टाइम मैं थोड़ा सा बिजी भी हूं अपने स्केड्यूल में, सो मैं एक एक को पर्सनली नहीं विश कर पाया कंग्रेचुलेशंस। बट आप अभी इसी वीडियो के थ्रू ये समझ लीजिए कि यार मैं बहुत खुश हूं आप सभी की उपलब्धियों के लिए, आप सभी की अचीवमेंट्स के लिए। जिन्होंने भी एग्जामिनेशन क्लियर किया है, मेरा बहुत बहुत ज्यादा कंग्रेचुलेशंस। अपने परिवार को जरूर से मेरी जो बधाइयां हैं वो जरूर से दीजिएगा और खुद भी स्वीकारिएगा। बात बाकी आज जो वीडियो मैं बना रहा हूं वो बना रहा हूं एक्चुअली उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने एग्जामिनेशन दिया लेकिन क्लियर नहीं कर पाए। चिंता मत करो, मैं हूं आपके लिए। और मुझे पता है मनोबल डाउन है, हम लोग टूट चुके हैं अंदर से, लेकिन फिर भी हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, हमें बहुत मेहनत करनी है, बहुत अच्छा करना है। और आज का ये वीडियो एग्जामिनेशन के रिजल्ट की प्रॉपर एनालिसिस आपके सामने रखेगा। कहां क्या तकलीफ हुई उसी के बारे में बात करेंगे, एंड मेरे ख्याल से आप बहुत अप्रिशिएट करोगे। अभी लाइक करने का कोई मतलब नहीं है, आप पूरा वीडियो देख लेना। वीडियो देखने के बाद में अगर आपको लगे कि हाँ भैया ने सही बात बोली है, तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, तभी अभी मत कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं, एक एक करके सारी बातें मैं आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये एकदम सेम वैसे ही फॉर्मेट में मैं रख रहा हूं जिस फॉर्मेट में मैं सीएफए के लिए एग्जाम रिजल्ट एनालिसिस बनाता हूं। अब मैं आपके लिए भी कर रहा हूं और एग्जैक्टली आपके सामने रख रहा हूं कि कहां क्या प्रॉब्लम्स हुई होंगी। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेरी बेसिक ऑब्जर्वेशन सुन लो आप। मुझे जो लगता है कि इस बार के एग्जाम में क्या हुआ, मैं 2016 को ज्यादा कवर करूंगा, 2022 को फिलहाल मैं नहीं टच कर रहा क्योंकि उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत कम थे जिन्होंने एग्जाम दिए, ज्यादातर 2016 में दिए, तो पहले 2016 के लिए ये डेडिकेटेड वीडियो है। अगर आप में से कोई 2022 के बच्चे हैं और उनको भी ऐसा एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो आपके लिए भी मैं बना दूंगा। बट अभी फिलहाल 16 के पर्सपेक्टिव से है, 22 वाले सुन सकते हैं, मना नहीं है, लेकिन 16 के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं। तो 2016 सिलेबस में जो मैंने रिजल्ट का एनालिसिस देखा, इंस्टीट्यूट का प्रेस रिलीज देखा, देख करके मैं भी बहुत ज्यादा चौकन्ना हो गया, बहुत ही ज्यादा अजीब सा लगा कि यार रिजल्ट अच्छा नहीं था। रिजल्ट वाज एक्सट्रीमली पुअर, इसे हम बिलो एवरेज कहेंगे। सिंगल डिजिट में अगर ग्रुप 1 के पास आउट्स हो रहे हैं, खराब है बहुत। अब ग्रुप 1 को लेकर के तो यार बातें ज्यादा हो ही नहीं रही। अभी मेरे पास जो हल्ला आ रहा है वो हल्ला ज्यादातर इसलिए आ रहा है क्योंकि सर ग्रुप 2 के पेपर्स जो थे ना, वो ग्रुप 2 के पेपर्स में सीएमए एफएम में ले रहा था। मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग जरूर लिया, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग को लेकर के इतना हल्ला नहीं आया जितना सीएमए एफएम को लेकर के आया। लास्ट टाइम सीएमए एफएम को लेकर के बहुत सारे बच्चे हमारे यहां से ही क्लासेस दिए थे और उसके बाद अभी एग्जाम दिए। उन सभी की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, कईयों ने क्लियर किया, कईयों ने नहीं किया, सबकी बातें मैंने सुनी है। और इतना तो मैं समझ गया कि मेन कल्प्रिट जो ग्रुप 2 में खराब नंबर आने का है वो सीएमए एफएम ही है। वी कैन टेक द क्रेडिट ऑफ दिस कि हाँ भाई सीएमए एफएम ही सबसे ज्यादा डेंजरस था। अब ऐसे में 2-3 बातें हैं जो मन से मैं आपको कहना चाहता हूं, आप एक बार सोचिएगा इसके बारे में, ठीक है। सबसे पहले 2016 सिलेबस इंटर और फाइनल दोनों का ही मैं कहूंगा बिलो एवरेज ही स्कोर था, बिलो एवरेज ही रिजल्ट रहा। हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स का रिजल्ट कैसा था, मैं कहूंगा एवरेज था। भैया बिलो एवरेज क्यों नहीं कहोगे, क्योंकि मैंने बहुत गंदे नंबर नहीं सुने।
हाँ गंदे मतलब 16-17 भी सुने हैं मैंने, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे स्कोर्स भी सुने हैं। मैंने ज्यादातर केसेस में ये देखा कि स्टूडेंट्स के ठीक ठाक स्कोर थे। हाँ कई कई केसेस में 40 के नीचे थे स्कोर, लेकिन एकदम ऐसे धराशायी नहीं हुए स्टूडेंट्स। मैं इतने टफ पेपर में जिस भी बच्चे ने 20 से 25 से 30 के मार्जिन पे भी आकर के फेल हुआ है, मैं उनको अभी भी मानता हूं कि बच्चा आपने मेहनत करी और मेहनत के हिसाब से जो भी नंबर आपको मिले मिले। क्यों कम मिले वो मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आपने ठीक ठाक मेहनत करी थी। अगर पेपर इजी होता तो आप पास करना डिजर्व करते थे। तो मैं मानूंगा कि हमारे सारे स्टूडेंट्स ने ठीक ठाक परफॉर्मेंस दी, एवरेज कहूंगा मैं इसे। कुछ स्टूडेंट्स हैं, अच्छा मैक्सिमम स्टूडेंट जो फेल हुए हैं वो पेपर नंबर 10 सीएमए एफएम में फेल हुए हैं, ये भी क्लियरली नजर आ गया। एंड कुछ स्टूडेंट्स ने एक्सेप्शनली परफॉर्म किया बहुत ज्यादा अच्छे से। एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस में मैं आमतौर पे ना बहुत ज्यादा रैंक वगैरह ये सब चीजों को लेकर के ना बहुत ज्यादा प्रमोशंस करता नहीं हूं, बट फिर भी ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि मुझे मौका मिला कई ऐसे स्टार स्टूडेंट्स को पढ़ाने का जो जिन स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया एग्जामिनेशन में, सिंगल डिजिट रैंक वगैरह लेकर के आया। हंस ने रैंक 3 है उनका। तो इस तरह के कई स्टूडेंट्स को पढ़ाने का मुझे मौका मिला, बट अगेन मेरा उसमें कोई क्रेडिट नहीं है। स्टूडेंट खुद हकदार है अपने रिजल्ट का, उसने मेहनत करी, उसने स्कोर किया, और जो भी है उसका है। भैया ऐसा क्यों कहते हो? ऐसा इसलिए कहता हूं कि यार एक बच्चे का रैंक आया, बाकी इतने फेल भी तो हुए। मैं जिम्मेवारी अगर उनकी भी लेना चाहूं तो फिर कैसे होगा? मुझे पता है जिस बच्चे ने जितना एफर्ट मारा खुद से उसको वो मिल रहा है। सो रैंक्स को लेकर के कोई मैं भी बहुत ज्यादा क्रेजी नहीं होता। हाँ जरूर मैंने फोन करके सबको शुभकामनाएं दी हैं जिनका भी रैंक आया है, लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूं जिस बच्चे ने भी रैंक लाया बहुत मेहनत करी। हाँ उनसे एक जरूर ये एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हो सके तो YouTube पे आए और अपना एक वीडियो जरूर बनाएं। आजकल एक ट्रेंड सा है कि कोई भी टॉपर होता है तो वो अपना एक वीडियो जरूर बनाता है YouTube पे, कम से कम एक वीडियो तो बनाता है जिसमें उनके साथ क्या बीता, कैसे हुआ, उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर इस तरह का कोई भी वीडियो आप खुद से बना सके तो बहुत बढ़िया होगा। मैं अगर इस तरह का कोई इंटरव्यू लूंगा तो मुझे लगता है थोड़ा बायस्ड होगा, आप खुल करके बोल नहीं पाओगे। सो बेस्ट है यूट्यूब पे जाइए, अपना एक चैनल बनाइए और अपने वीडियो जरूर से इन सारे स्टूडेंट्स के लिए लेकर के आइए जो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। मैं ट्राई करूंगा कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और रैंक होल्डर्स तक भी पहुंचे जो थोड़ा सा एक इंस्पिरेशन लेकर के आपके लिए वीडियोस बना पाए इस तरह के। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। अब पोस्टमार्टम एनालिसिस करते हैं, यानी कि जो हो गया सो हो गया। अब समझते हैं कहां क्या दिक्कत हुई। सबसे पहले भाई आप जो मेरे को लगता है सबसे बड़ा रीजन है पैनिक। पैनिक ने आपको पहले 15 मिनट में ही किल कर दिया, यानी खत्म कर दिया। अब इस बात में मैं और किसी की क्या बात सुनूं? मेरी अभी थोड़ी देर पहले ही हंस से बात हो रही थी। हंस ने AIR 3 अचीव किया है, सूरत से हैं, और उन्होंने एग्जामिनेशन स्कोर किया CMFM में 67 स्कोर किया। उनसे भी जब मैंने बात की तो उन्होंने ये बोला कि सर पेपर तो मेरे को 15 मिनट में लोगों के फेस देख करके ही समझ में आ गया था कि इट इज टफ। मैं बोला मेरे को देखना ही नहीं पड़ा, मैंने लोगों के फेसेस देखे और उनको देख कर ही समझ में आ गया पेपर टफ था ना। दिस वाज अ वेरी जनरल थिंग, ये सबके साथ हुआ। पर ऐसे में पूरी क्लास शायद पैनिक कर रही होगी, आप अगर पैनिक नहीं किए होते तो आप बच गए होते। अब आप कहेंगे सर आप टॉपर का एग्जांपल लेते हो, आप एग्जांपल एक रेगुलर स्टूडेंट का लो जी, रेगुलर स्टूडेंट का भी एग्जांपल है जो आके शायद इसी वीडियो में ना कमेंट भी डालेंगे। ऐसे स्टूडेंट्स रहे जिन्होंने मुझे आकर के मैसेजेस किए और पर्सनली ये बात कही कि सर आपकी 60-40 ने बचाया, पेपर टफ था, मैं पैनिक नहीं किया, मैं 60-40 के हिसाब से करता गया और अल्टीमेटली मेरा 40-50 जो भी आना था आ गया। ऐसे कई स्टूडेंट्स के कमेंट्स आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जाकर के बाद में कमेंट्स को स्क्रॉल करना, आपको मिलेगी ऐसी सक्सेस स्टोरीज जो सिर्फ बचे हैं 60-40 की वजह से। तो पहला मुझे ऐसा लगता है जो भी बच्चा इस बार CMA-FM को क्लियर नहीं कर पाया, पहला वो पैनिक किया। और पैनिक क्यों ना करे, पेपर देखा था, पेपर इतना डेंजरस, जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया ना एक बार वो पेपर को खोल करके देखना, हालत खराब होने वाले पेपर में पैनिक करना बहुत आम बात है। मैं तो जरा सा भी एकदम शॉक्ड नहीं होता कि भाई कोई पैनिक कैसे नहीं करे। पैनिक करना आम बात थी, लेकिन फिर भी पैनिक नहीं सबको मारा। दूसरा 60-40 स्ट्रेटेजी को लेकर के या तो पूरी कंप्लीट इग्नोरेंस थी, कईयों को पता ही नहीं था इसके बारे में। इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि मैं अपने चैनल पे 60-40 को लेकर के खूब बातें करता हूं, लेकिन भाई हमारी भी रीच लिमिटेड है, हमारा भी काम हर लोगों तक नहीं पहुंच पाता, और इसी वजह से कईयों को इसके बारे में पता भी नहीं था। चलो इग्नोरेंस से गए, कईयों को पता था, उन्होंने उसके हिसाब से प्लानिंग भी करी। पर भाई हर काम प्लानिंग से नहीं होता है। एग्जाम में भैया पैनिक आपके 60-40 में भारी पड़ गया और हम एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। ऐसे जो बच्चे हैं ना जिनका 60-40 तैयार था लेकिन एग्जाम में पैनिक आपको खा गया, पैनिक आपके 60-40 पे भारी पड़ा, आओ कमेंट में लिखो अपनी बात, अपनी स्टोरी। अरे भाई सक्सेस की स्टोरी हो या फेलियर की स्टोरी हो, आप बताओगे तो आपका भी भला होगा, किसी और का भी भला होगा।
कमेंट में अपनी स्टोरी जरूर लिखो कि आपके साथ एग्जाम में क्या हुआ, उसके बाद कैसे, या तो आप पास हुए या फेल हुए, जो भी हुआ आपके साथ अपनी बात जरूर लिखें। मैं भी पढ़ूंगा उसको और उन सब पे कमेंट करने की चेष्टा करूंगा। सो प्लीज अपनी जो भी स्टोरी होगा उसको इस वीडियो के बाद में ना कमेंट में जरूर डाल देना। ओके अब भैया अब क्या करें, अब समझाओ। ठीक है भैया समझ में आ गया, फेल हो गया जो भी हो गया, अब क्या करें। सबसे पहले यार मुझे यार मैसेजेस आते हैं सीधे एकदम भारी मैसेजेस। मैसेज आया, सर मेरी तो आंख ही नहीं खुल रही है, सर मैं तो डिप्रेशन में चला जाऊंगा, मैं तो सर ये हो जाएगा, मेरा तो वो हो जाएगा। ये बात ना मुझे मतलब छोड़ दो यार, दीदी लोगों का छोड़ो, मुझे भैया लोगों ने ये मैसेजेस किए, यानी लड़कों ने भी ये मैसेजेस किए। आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड कि भाई एग्जाम था, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, और एग्जाम में क्लियर नहीं होना एक बहुत बड़ा हर्ट ब्रेक है। मैं एकदम एक्सेप्ट करता हूं, मैं इस चीज में कोई इग्नोरेंस नहीं है मेरी। पर एक बड़े भाई के नाते आपको इतना समझाना चाहता हूं, आओ जरा जिंदगी में आओ। एग्जाम जब निकल जाएंगे ना, जब जिंदगी जीना शुरू करोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि जिंदगी कैसे कैसे इम्तिहान लेती है। आपने कुछ नहीं देखा, मतलब अब मैं बहुत इग्नोरेंस के साथ ये बात बोल रहा हूं कि आपकी जिंदगी कैसी है क्या नहीं है, पर मैं सच बता रहा हूं, आपने कुछ नहीं देखा। जिस दिन जिम्मेवारियां आपके कंधों पे आ जाएंगी तब आपको समझ में आएगा कि यार ये लाइफ कितनी टफ है। लाइफ कितने टफ आपसे क्वेश्चंस पूछेगी हर मौके पे, कितने बार आप पास होंगे, कितने बार आप फेल होंगे। तो इतने छोटे से चीज के लिए ये डिप्रेशन विप्रेशन यार अपने दूर रहेंगे। हाँ आई टोटली अंडरस्टैंड, मैं एक्नॉलेज भी करता हूं कि मेंटल इश्यूज होते हैं, बट यार हम इतने कमजोर नहीं हैं, हम ट्राई करेंगे इससे बाहर आने का। ये डिप्रेशन का समय नहीं है, समय है खुद की गलतियों को पहचानने का और आगे बढ़ने का। मेरे ख्याल से आप इस बात पे गौर करेंगे। वैसे करने के लिए देखो सबसे पहले ये करो कि हाँ भाई हम फेल हुए, एक्सेप्ट करो इस बात को। दूसरा, बो डाउन करो टू द डिफीट। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहता हूं, आप सभी लोग ना अभी ऐसे देख रहे हैं मेरा वो दोस्त पास हो गया, आप प्लीज मत करो ऐसा कंपैरिजन। आपको अगर कंपैरिजन करना है ना तो खुद ही की एक्सपेक्टेशन के मुकाबले एक्चुअल में क्या हुआ उससे कंपैरिजन कर लो। आप किसी और के साथ खुद की तुलना मत करें, आप उनके साथ रेस में नहीं है। ये कोई रिलेटिव परफॉर्मेंस का गेम नहीं है, ये एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस का गेम था। तो पहला ये सोचना बंद करो, इनफैक्ट उनके लिए खुश होना शुरू हो कि ये क्लियर किया, बहुत बढ़िया, डिजर्व करता था, क्लियर किया। आप नहीं किया कोई बात नहीं यार, एक्सेप्ट करेंगे अपनी गलतियां, आगे बढ़ेंगे। अच्छा भैया स्ट्रैटेजाइज करना होगा, स्ट्रैटेजाइज करने के बाद प्लान करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा और एग्जीक्यूट करना होगा। ये 4 स्टेप्स में देखो काम करना पड़ेगा। स्ट्रैटेजाइज की जब मैं बात करता हूं तो मैं बात कर रहा हूं अबाउट एबीसी एनालिसिस, अबाउट 60-40 वगैरह। प्लान करने का मतलब वो 60-40 इसमें आ जाता है। एंड देन प्रैक्टिस करेंगे, वो 60-40 को कैसे प्रैक्टिस करना है बताऊंगा मैं, एंड लास्ट में उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है एग्जाम में वो भी बताऊंगा। तो ये 4 स्टेप्स में अगर आपने काम किया तो आपके आगे आने वाले दिसंबर के पेपर में आपको कोई भी बाल भी बाका नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा लास्ट, ये मुझे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है, मुझे लगता है ये बात मुझे आज बोल देनी चाहिए, हैव फेथ इन योर प्रोसेस। अब इसमें ना बातें आई, मतलब बहुत सारी बातें आई, स्टूडेंट्स के अपने अपने ऑब्जर्वेशंस हैं, खास करके सबसे ज्यादा वोकली मैंने ये बात बोल दी। ठीक है, आई थिंक पूरे यूट्यूब पे मैं अकेला हूं जिसने आकर के ये बात बोल दी आपको क्लियरली कि आपका पेपर पीसी तुलसियान की किताब से बना होगी, यहीं कहीं किताब भी होगी। पीसी तुलसियान एक बहुत क्लासिकल बुक है, बहुत अच्छे सवाल हैं उसमें, ऐसे ऐसे सवाल हैं जो कि एक ऑर्डिनरी स्टैंडर्ड के तो बहुत बियॉन्ड माने जाएंगे। उससे आपका एग्जामिनेशन पेपर सेट होना और फिर अचानक से सारे स्टूडेंट्स का ये बात आना कि अरे ये सब अगर प्रैक्टिस करके जाते तो एग्जाम में सब बनता, ये वो होता। चलो एकदम सच्ची सच्ची ये बात बताना, मुझे पता है ये वीडियो तो ज्यादातर वही बच्चे देख रहे हैं जिन्होंने मेरे से ही क्लासेस ली होंगी, पर क्या सीएमएफएम में सिर्फ एक ही जगह से बच्चे फेल हुए क्या? कोई एक पर्टिकुलर टीचर है जिसके यहां से सीएमएफएम में बच्चे फेल हुए? अक्रॉस बोर्ड उठा के देख लो, बढ़िया से बढ़िया, बेहतर से बेहतर टीचर के यहां से भी क्या फेलियर्स नहीं है? तो आप जब प्रोसेस पे शक करना शुरू करते हो, आपको ऐसा लगता है हमने शायद अच्छे सवाल बनाए नहीं। भाई साहब आपने जितने अच्छे सवाल बनाए ना, उतने अच्छे सवाल किसी ने नहीं बनाए। आपने सारे अच्छे सवाल बनाए, 3 स्टार 2 स्टार हर तरह के सवाल आपने क्लास में भी बनाए हैं। पर सच बात बताऊं, आप एग्जाम में जाते वक्त ना यही भगवान से प्रार्थना करते थे, भगवान ये क्वेश्चन ना आ जाए। या फिर ज्यादा से ज्यादा कुछ बच्चे दिलेर होते हैं, वो सोचते हैं ये 3 स्टार है, ये तो रट के जाएंगे, एग्जाम में आया तो छाप देंगे। आता जाता कुछ नहीं है, छाप देंगे इज अवर अंडरस्टैंडिंग। ये बात मैं लिख के दे सकता हूं, पेपर में अगर एवरेज क्वेश्चंस आए तो ही वो पेपर इजी होगा और मासेस उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगी। अगर हार्ड क्वेश्चन आया आपके स्टडी मैट के अंदर से या स्टडी मैट के बाहर से भी, इट डजंट मैटर, एग्जाम में आपसे नहीं बनेगा। भैया बहुत बड़ा दावा ठोक रहे हो आप, मैं एकदम बड़ा दावा ठोक रहा हूं।
एक हार्ड सवाल जो मेरी मैथ में 3 स्टार होगा, अगर वो भी एग्जाम में आ जाएगा ना, मुझे पता है मेरे क्लास में कराए हुए बच्चे मुझे बोलेंगे भैया कराया हुआ था लेकिन नहीं हो पाया। ये एकदम नेचुरल सी बात है। एग्जाम में इतने प्रेशर में 3 स्टार सवाल आपसे बनेगा क्या? मुझे भी पता नहीं बनेगा। तो पहला ना, इस प्रोसेस को समझो। आपने मेहनत कितनी करी। मुझे मुझे बढ़िया से याद है कि आपने क्लासेस करी होंगी, आपने रिवीजन मैराथन्स वगैरह किए होंगे, यूट्यूब पे खूब काम किया होगा, और थ्योरी व्योरी सब कुछ देख दिखा के गए होंगे। हमने इतना सब कुछ डिलीवर किया था कि नहीं भैया? इतना करने के बाद हम कहां चुक गए? आप चुके कहां पता है? ओवर रिलायंस ऑन एक्सटर्नल सोर्सेस, अंडर रिलायंस ऑन इंटरनल सोर्सेस। खुद का फेथ कहां गया? आपने जो प्रोसेस किया, आप खुद पे कैसे अंगुली उठाए भाई? एग्जाम में ना आपको ये फील हो गया था कि ये पेपर मेरे पे भारी है, ना कि आपको ये फील हुआ कि मैं इस पेपर पे भारी। आप अपना फेथ लूज किए। दैट आई थिंक इज द बिगेस्ट कल्प्रिट। जैसे ही फेथ खत्म हुआ, आपको लगा यार मैंने जो पढ़ा है ना वो तो काम ही नहीं आया मेरे, मैं तो गया। और जैसे ही आपने ये सोचा, वैसे ही पैनिक किक इन किया, और पैनिक किक इन करते ही आपकी सारी स्ट्रैटेजी सब कुछ तेल लेने गई। यही हुआ था, यही हुआ था। सोच के बताओ मुझे, आप अपने आप पे भरोसा ही नहीं रखोगे, आपने जिस भी लेवल की तैयारी करी है अगर उस पे ध्यान नहीं रखोगे, होगा नहीं बॉस। आप कहेंगे भैया एग्जाम्पल दे दो, क्लास में इतने देते हो आज भी दे दो। मैं दे देता हूं। मेरे सीए फाइनल का अकाउंट्स का एग्जाम, कोई क्लासेस नहीं ली थी, एक दोस्त की कॉपी उठा ली थी, उसी की मैट ले ली थी, वो पास हो गया था। मतलब उसने एग्जाम पहले दिया था, वो पास हो चुका था, उसकी कॉपी और मैट ले ली। सिर्फ मैं कॉपी देख देख के थोड़ा बहुत खुद से बना बना करके मैं एग्जाम में चला गया। एग्जाम में जब मैं बैठा, मैं चौंक गया पेपर के लेवल को देख करके। मैं पेपर के लेवल के लिए तैयार नहीं था। मैंने वैसे 4 ही महीने में पूरा सीए फाइनल तैयार कर लिया था। 4 से 5 महीने में पूरा सीए फाइनल पढ़ना पड़ा था मुझे। कई सब्जेक्ट्स की क्लासेस नहीं ली थी, खुद से मेहनत करी थी। 5 महीने में जैसे जैसे रैप अप किया, क्योंकि उस समय मैं और बहुत सारे एग्जाम्स दे रहा था। फिर अब इतना करने के बाद में क्या हुआ जी? इतना करने के बाद में जब मैंने पेपर देखा, मेरे होश उड़ गए। मैं बोला ये पेपर मेरे से होने वाला नहीं है, लेकिन आई हैड फेथ कि मैंने जो किया है ना वो अच्छे से करूंगा, जो मुझे आता है वो मैं अच्छे से करूंगा। और प्रॉपर फेथ के साथ मैंने पेपर अटेम्प्ट किया। हाँ, मैं ये नहीं कहूंगा यार मेरे ना बहुत ज्यादा अफलातून नंबर आए। आई स्कोर्ड 58, जो कि मेरे हिसाब से ठीक ठाक नंबर थे। आ गए सो आ गए, लेकिन मैं फेल नहीं हुआ। अगर वहीं पे मैं उस प्रोसेस के दौरान, उस एग्जाम के दौरान अगर अपने प्रोसेस पे फेथ रखना छोड़ देता, खुद ही पे क्वेश्चन करता, खुद ही पे अंगुली उठाता ना, मैं बचता नहीं। कोई नहीं बचता है। जिस मौके पे आपने खुद ही पे, एक वो कह सकता हूं कि खुद ही पे आरोप लगाना शुरू कर दिया, गेम ओवर है वहीं पे। तो पहला, आप जो भी कर रहे हो, जिस भी लेवल की तैयारी कर रहे हो, बच्चा आपने 60% भी सिलेबस कंप्लीट किया है ना, मैं चाहता हूं कि एग्जाम में जा करके आप ये ना बोलें कि यार मेरा तो 60% ही कंप्लीशन है। आप ये बोलें जितना करके आया हूं उतने में भी पास होके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी। अब ये कॉन्फिडेंस ला सकते हो अपने अंदर, तो मेहनत करो। अगले 2 महीने आपके पास हैं, मेहनत कीजिए, खुद को एक प्रोसेस में ढालिए और उस प्रोसेस पे पूरी शिद्दत से फेथ के साथ काम कीजिए। यार मतलब फेथ के ऊपर क्या है? भरोसा, श्रद्धा। हम ट्रस्ट नहीं करते, या भगवान पे ट्रस्ट करते हैं, वैसे ही अपने प्रोसेस पे बस ट्रस्ट करो। ये है जो संभालेगा हमारा पेपर। सोचिएगा इस बारे में। मैं और अभी इससे ज्यादा नहीं बोलना चाहता। भैया आप प्रिपेयर कैसे करना है वो भी डिटेल में बता दो। नंबर 1, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बच्चों ने मुझे मैसेज डाला, सर हमारे कॉन्सेप्ट ही ठीक नहीं है। जिन्होंने ऐसी बात लिखी है, मैं तो उनको यही कहूंगा क्लासेस लेनी पड़े तो लो। आपके पास भी कोई चारा नहीं है। अगर आपके कॉन्सेप्ट ही ठीक नहीं है, आपको पता है इस बारे में, क्लासेस लेनी पड़े तो लो। 2-3 महीने के लिए क्लासेस लेनी है। सारे टीचर्स, अरे अपने यहां आने की भी जरूरत नहीं, सारे टीचर्स अक्रॉस बोर्ड मुझे लगता है बहुत सस्ते में अभी ऑफर कर रहे होंगे क्लासेस। थोड़ा सा खर्च होगा, लेकिन आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का आप ध्यान रखोगे। नहीं है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, नहीं होगा। अच्छा भैया हमारी 80-85% कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है, हो जाएगा। यूट्यूब पे 72 वीडियोस आने वाले हैं। आपकी जो कॉन्सेप्ट में थोड़ी बहुत इधर उधर की कमी है, सब ठीक हो जाएगी अगर आप ठीक ठाक लेवल तक प्रिपेयर्ड हैं। 80-85% भी आपका अगर तैयारी होया हुआ है, यू आर डन। आप अलग से क्लासेस मत लेना, जो है उसमें काम चलाओ। अगर क्लासेस पुराना कोई एक्सेस है तो ठीक, नहीं है कोई बात नहीं, मैट और कॉपी है उससे पढ़ लेंगे। नंबर 2 पे आता है फॉर्मूला शीट। फॉर्मूला शीट बनाइए भाई। अगर आप कोई भी
कोई भी चीज पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ रहे हैं, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में जितने भी फॉर्मूले हैं उनको एक कॉपी में लिखना शुरू कीजिए। रिवीजन की शुरुआत ही ऐसे कीजिए कि इधर जो जो फॉर्मूला है मेरे को सब लिखने का है, फिर सवाल बनाने चाहिए। नंबर 2, 40 और 60 की जो स्ट्रैटेजी है, वीडियो अगर नहीं देखा आपने, आपको ये स्ट्रैटेजी के बारे में कुछ नहीं आइडिया, वो देख लेना वीडियो। जो 40 वाली कैटेगरी है ना, उसके लिए अपने धुरंधर तैयार कीजिए। मैं अभी वो बताऊंगा आपको थोड़ी देर में, सीएमएफएम में वो धुरंधर कौन हो सकते हैं। वो धुरंधर तैयार कीजिए और उसमें मास्टर बन के दिखाइए। मास्टर मतलब समझते हो, आपको कोई हाथ ना लगा सके, इस लेवल की तैयारी कर सकते हो। कर सकते हो तो करना 40 नंबर के लिए। बाकी 60 नंबर के लिए मैं कहता हूं एवरेज भी बनोगे तो चलेगा। अरे उसमें ठीक ठाक लेवल भी प्रिपरेशन होगा तो चल जाएगा। कैसे करें भैया, क्या करें बताऊंगा, 2 मिनट रुको। लास्ट में थ्योरी और सेक्शन ए को इंपॉर्टेंट समझो। थ्योरी और सेक्शन ए दोनों इंपॉर्टेंट है। थ्योरी कहां से करनी है, सेक्शन ए कहां से करना है बता रहा हूं, लेकिन इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन में अगर इसको संभाल लिया तो एक मैं कह सकता हूं 30-35% आपका पेपर ना इन्हीं पे डिपेंडेंट है। अगर आप इसको ठीक से संभाल लेते हो, इसको ठीक से कर लेते हो, तो यू आर गुड टू गो। अच्छा भैया आगे बता दो भैया, आगे क्या? आगे यही है भाई, सीएमएफएम को लेकर के जो स्पेशल टिप्स मैं आपको दे सकता हूं, दे रहा हूं। जिन्होंने भी सीएमएफएम में इस बार सक्सेस हासिल नहीं करी, ढंग से सुन लो। अगर ये सब आपने ध्यान दिया, मुझे लगता है बहुत ज्यादा चांसेस आपके बढ़ जाएंगे दिसंबर के पेपर को निकालने के। टिप नंबर 1, एब्सोल्यूट कंट्रोल रिक्वायर्ड ओवर। ये जितने टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूं, इसके ऊपर होना चाहिए धुरंधर लेवल प्रैक्टिस। इसमें होना चाहिए गजब का कंट्रोल। भैया कैसे आएगा कंट्रोल? कंट्रोल आएगा जब आप इन टॉपिक्स पे अच्छे अच्छे स्टैंडर्ड के भी सवाल बनाओगे। भैया अच्छे स्टैंडर्ड के सवाल कैसे होंगे? सब जगह मिलेंगे आपको, मैं खुद हैंडआउट्स बना के दे दूंगा। अभी कमिट नहीं कर रहा हूं कब, लेकिन दे दूंगा। हैंडआउट्स प्रैक्टिस कीजिएगा, आपका भला हो जाएगा एंड आराम से आप इनमें मास्टर बन सकते हो। भी आपका स्टडी मैट कर लेंगे तो काफी है क्या? स्टडी मैट इज गुड, लेकिन स्टडी मैट के बियॉन्ड, जैसे अब पीसी तुलसियान बुक और बाकी सब चीजें हैं, उनको भी प्रैक्टिस करना मेरे हिसाब से जरूरी है इन टॉपिक्स के लिए, सारे के लिए नहीं, इन टॉपिक्स के लिए। भैया कौन कौन से टॉपिक्स हैं? मार्जिनल और स्टैंडर्ड में कोई एक करो। मुझे पता आपको दोनों ही पसंद नहीं है। नहीं यार, मुझे पता आपको दोनों पसंद नहीं है। चलो मैं दोनों को तैयार करने के लिए बोल भी नहीं रहा, दोनों में से कोई एक अच्छे से तैयार करो। अब आप कहेंगे नहीं हम मार्जिनल भी नहीं करेंगे, हम स्टैंडर्ड भी नहीं करेंगे, नहीं होने वाला कुछ। आपको मार्जिनल और स्टैंडर्ड में से कोई एक बहुत अच्छे लेवल पे तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों एग्जाम में 12-12 नंबर के आएंगे। आपने अच्छे से तैयार नहीं किया, ये फंसाएगा आपको। नंबर 2, बजट, ट्रांसफर, लर्निंग कर्व, तीनों को अच्छे से तैयार कीजिए। इसमें बजट है जो थोड़ा सा फंसाता है, बट इसके अलावा ट्रांसफर प्राइसिंग और लर्निंग कर्व बहुत आसान है। इंटरमीडिएट लेवल पे तो बहुत आसान है, फाइनल में वापस पढ़ोगे। इंटरमीडिएट लेवल वेरी इजी, इनको तीनों को तैयार कीजिए। ये तीनों एक ही क्वेश्चन में आएंगे। अगर आप सोचते हो नहीं नहीं बजट छोड़ के जाते हैं, ये 2 कर लेते हैं, तो आपका एक एग्जाम में क्वेश्चन छूट रहा है। आपको वो चाहिए नहीं, तीनों तैयार कीजिए। अच्छा इसके बाद भैया वर्किंग कैपिटल करना पड़ेगा। मैंने इसमें कैपिटल बजटिंग लिस्ट में नहीं डाला है। अब कैपिटल बजटिंग और वर्किंग कैपिटल में कोई एक को पकड़ के चलना पड़ेगा। भैया दोनों हार्ड लगता है, कोई फायदा नहीं है, कोई एक को पकड़ना पड़ेगा। वर्किंग कैपिटल जिसमें मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स वगैरह आ जाता है, उसको लेकर के आपको वर्किंग कैपिटल को स्ट्रांगली तैयार करना है। उसके साथ में लेवरेज और डिविडेंड, लल्लू चैप्टर्स, इजी चैप्टर्स, इनको तैयार कीजिए। एग्जामिनेशन में अगर इतने चैप्टर्स आपके कंट्रोल में है, 36 नंबर का आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, 36 मार्क्स। मैंने कहा इस पे एक एब्सोल्यूट आपका मास्टरी होना चाहिए। फिर भी मैं मानता हूं कि एग्जामिनेशन में हो सकता है कि आपको धोखा दे, फिर भी इस 36 में से 30 तो लाना है भाई। अगर हम 30 भी नहीं ला पा रहे हैं इसमें, तो हमारी तैयारी सही नहीं रहेगी। भैया 30 नहीं आएगा, 25 आएगा, तो चलो कोई बात नहीं 25 ले आओ। अगर आप इधर 25 ले आते हो, कम से कम 25 नंबर ले आते हो इन 36 नंबर में, आपका पेपर सॉर्टेड है, आपको कोई फेल नहीं कर सकता। अब आप एग्जामिशन लाओगे कि नहीं लाओगे वो आपके बाकी पेपर पर डिपेंड करता है, पर फेल नहीं कर सकता कोई। टॉपिक्स क्या है आपके सामने है, वीडियो को पॉज करके देख लेना। इसके बाद भैया कौन कौन से टॉपिक को आपने एवरेज कंट्रोल के लिए बताया? लाइन से कितने सारे टॉपिक्स है, गौर करना। मार्जिनल या स्टैंडर्ड में मैंने बोला कोई एक तैयार करना, तो दूसरा एवरेज रख सकते हो। रेशियो, कैश फ्लो, फंड फ्लो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर और कैपिटल बजटिंग, आप इन सब को एवरेज रख सकते हो। जाओ मंजूरी। ओके, अब कुछ बच्चे ऐसे सुन रहे हैं, अच्छा इसको छोड़ सकते हैं। किसने बोला छोड़ सकते हैं भाई? मैंने कहा इसको आप एवरेज तैयारी के साथ में भी जा सकते हो। दूसरी बात, अगर आप इसमें नोटिस करोगे ना, ये एवरेज कंट्रोल वाले एरिया में मैंने एफएम के ज्यादा टॉपिक्स डाले हैं।
सच्चाई यही है। सीएमए एफएम में जो ज्यादा फंसाता है वो एफएम वाला पोर्शन होता है। सीएमए वाला जो पोर्शन होता है वो रिलेटिवली इजियर आता है। भैया लास्ट टर्म ऐसा नहीं हुआ था, लास्ट टर्म तो भाई कुछ भी हुआ था। लास्ट टर्म सीएमए वाले सेक्शन को बहुत हार्ड किया था और एफएम फिर भी रीजनेबल था। अब इसमें भी भाई तैयारी कीजिए। आप एग्जाम में जब पेपर देखें और आपको एक पर्टिकुलर कोई सेक्शन है, सीएमए सेक्शन है, बहुत हार्ड लग रहा है, तो एफएम एक बार चेक तो कर लो, क्या पता वो ठीक ठाक आए, पहले उससे शुरुआत कर लो। तो ये आपको समझाना पड़ेगा खुद को। इसी के लिए मैंने ना एक आपके सामने बोल सकते हो कि सिनेरियो रखा है। सिनेरियो ये है कि आपको प्रैक्टिस करना है और प्रैक्टिस में आप ऐसा खुद के लिए मॉक क्रिएट कीजिए जिसमें आप मॉक एग्जाम दोगे और आप सिर्फ 60 मार्क्स का अटेम्प्ट करके भी उसमें पास होके दिखाओगे। आपको जो भी मॉक देना उसको 100 का 100 अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। पूरा 3 घंटा समय लो, जाओ, मैंने समय के लिए भी नहीं रोका आपको, पूरा समय लो 3 घंटे। 3 घंटे में 60 मार्क्स का अटेम्प्ट करो पर उसमें 40 से ज्यादा स्कोर ला करके दिखाओ। अगर ऐसे 2 पेपर आपने निकाल दिए, अगेन आप फेल नहीं हो सकते। भैया बढ़िया नंबर, मैंने क्या बोला अभी, बढ़िया नंबर नहीं बता रहा हूं। जो बच्चे फेल हुए हैं उनको सबसे पहले ये बता रहा हूं पास कैसे होना है। तो अगर आप 60 मार्क्स का अटेम्प्ट करने का एक सिनेरियो खुद के लिए बनाते हैं, एक ऐसा सिनेरियो खुद के लिए क्रिएट कीजिए कि मेरे को पेपर में सच में 40 नंबर का आता ही नहीं है, सिर्फ 60 का आता है, तो 60 में 40 ला पाओगे आप। इस तरह के मॉक्स आपको लास्ट में देने ही देने हैं। अगर आपने इस तरह के सिनेरियो एनालिसिस कर ली, इस तरह के खुद के लिए सिचुएशंस बनाई ऐसी तंग जहां से आप निकल पाए, स्ट्रेस में निकल पाए बाहर, तो आप एग्जाम में भी फंसोगे नहीं। अच्छा, एक्चुअल का अटेम्प्ट आपका लेकिन एग्जाम में 85 से तो ज्यादा होना ही चाहिए। अब ये एक बहुत बड़ी बात है, मैं बोलूंगा नाराज हो जाएंगे बच्चे। सीएमए एफएम में जो ज्यादातर बच्चे फेल हुए हैं उन्होंने स्कोर खराब इसलिए किया क्योंकि उन्होंने अटेम्प्ट अच्छे से नहीं किया। अब मुझे पता है एक आधा आएंगे बीच में, सर हमने तो 80 का अटेम्प्ट किया था, हमें तो 16 ही मिला। आपने अटेम्प्ट कैसा किया वो तो मैटर करता ही है ना भाई। पर अगर आपने अटेम्प्ट भी नहीं किया, 60-65 का आपने मार्क्स का अटेम्प्ट किया टोटल, फिर आप बोलते हो मेरे 35 ही आए, तो भाई एक बार आप थोड़ा सा इवैल्यूएट करो। वही 60-65 की जगह 80 मार्क्स का अटेम्प्ट करते, 2-4 नंबर इधर उधर से मिल करके नहीं मिलते आपको 40। एग्जाम में आप 85 का अटेम्प्ट कम से कम करेंगे, ऊपर में आप 100 तक का अटेम्प्ट कीजिए, 100 से ज्यादा कोई फायदा नहीं है। इतना आपको करना है। मैंने कहा स्ट्रेस में खुद को 60 में 40 लाने की आदत डलवाइए, लेकिन ये नहीं कहा एग्जाम में भी जाकर के 60 का ही अटेम्प्ट करना है। एग्जाम में करना है पूरा 85 का अटेम्प्ट। करोगे आप, देखेंगे। इसके अलावा थ्योरी को लेकर के मैंने रिसेंटली देखा, मेरे अभी सारे वीडियोस में ना कमेंट में कुछ ही बातें ही चल रही है, कॉन्वर्सेशंस चल रही हैं। उसमें मैंने नोटिस किया जो मैंने सीएमए एफएम की दोनों की थ्योरी अलग अलग ली थी, उस पे गजब की कॉन्वर्सेशन चल रही है। मुझे बच्चे का नाम नहीं याद है, शायद मैं नाम बता दूंगा, वेट अ मिनट, मैं नाम बता दूंगा, 1 सेकेंड आप रुको। मिहिर का मैं मैसेज देख रहा था। इन्होंने एग्जाम देकर के आए, एग्जाम देकर के आकर के थ्योरी वाले वीडियो में डाल दिया कि सर ये थ्योरी सेशन मेरे को बहुत मजेदार लगा, इसकी वजह से हो सकता है मैं पास हो जाऊं, अगर मैं पास हुआ तो आके इधर कमेंट करूंगा। मिहिर का इंतजार कर रही थी जनता, उन्होंने बोला क्या हुआ भाई तेरा, आज 2 महीने बाद उन्होंने आकर के कमेंट कर दिया क्या मैं तो पास हो गया। थ्योरी को लेकर के सिर्फ इतनी सी बात मिहिर ने लिखी। मैं जानता नहीं हूं यार, मिहिर ने बहुत मेहनत करी होगी, पर उन्होंने आकर के मुझे तो इतनी सी बात बोली कि भैया थ्योरी करके गया और थ्योरी मेरे को बहुत मजेदार लगा, थ्योरी मेरे को अच्छे से एग्जाम में पास कराने के लिए काफी था। सिर्फ थ्योरी के दम पे अगर वो खुद इतना कॉन्फिडेंट फील किया कि वो फेल नहीं होंगे एक ऐसे पेपर में जिसमें दुनिया फेल हो गई, तो यार मुझे लगता है थ्योरी को आप अंडरमाइन कर ही नहीं सकते। थ्योरी को लेकर के चिंता मत जताइए। 2 वीडियोस हैं, 1.5 घंटे 2-2 घंटे के टोटल वीडियोस हैं। आपका 3 से 4 घंटे का समय लगेगा, यूट्यूब पे है ऑलरेडी। यूट्यूब पे जाइए, सर्च कीजिए सीएमए एफएम थ्योरी, आपको मिल जाएंगे मेरे वीडियोस, देख डालिए इसी चैनल पे। एमसीक्यूज वगैरह भैया कहां से करें, मैंने कहा था बिट क्वेश्चंस करना, बिट क्वेश्चन से तो आए नहीं भैया क्वेश्चंस। इस बार इन्होंने क्या किया, सारे जो बड़े बड़े क्वेश्चंस थे 6 नंबर के 8 नंबर के, उनको उठा करके एमसीक्यू में डाल दिया। जो इस बार हुआ क्या अगली बार हो सकता है, क्या पता हो सकता है। क्या आप डरेंगे उससे, अब नहीं डरेंगे। तो यार एक बार ठोकर खाने के बाद ही सीखा ना, मेरी बात ध्यान रखो। एमसीक्यू में हो सकता है कि बिट क्वेश्चंस आए, नहीं भी आए, आप प्रिपेयर्ड सब चीज के ले रहो, आए मोस्ट वेलकम,
नहीं आए कोई बात नहीं, देखेंगे बाद में। ये एरिया मैंडेटरी है तो करना तो पड़ेगा, पर इसके लिए पैनिक मत करना। ये है ओवरऑल स्ट्रैटेजी। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा मैंने कुछ लिख नहीं रखा है। ये है ओवरऑल स्ट्रैटेजी। सीएमए एफएम को कैसे पार डालना है, इसके ऊपर मैंने अपनी स्टडी टिप्स आपको दी एट द एंड। मेरे ख्याल से ये आप अप्रिशिएट करेंगे, आपको शायद ये समझ में आया होगा। इसके अलावा ऊपर की सारी बातों में मैंने मेन सारे मुद्दे उठाए, किसकी वजह से 2016 के अटेम्प्ट वाले या 2016 के सिलेबस वाले जो बच्चे थे उनका ये अटेम्प्ट अच्छा नहीं रहा, कहां वो फेल हुए, क्या गड़बड़ हुई, उन सारी चीजों के ऊपर में बात करी। प्राइमरीली ये वीडियो ग्रुप 2 के ऊपर में ज्यादा फोकस था, बट मेरे ख्याल से उसी चीज की ज्यादा नीड थी। आई होप आपको इस वीडियो में बहुत सारे इंसाइट्स मिले। मैं एग्जाम एनालिसिस डिटेल में इसलिए किया क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा जरूरत थी कि इस तरह का वीडियो आप तक पहुंचे और आप उस वीडियो को अच्छे से समझें। इस वीडियो में क्या बातें हुई हैं, क्यों हुई है, क्या समझा रहे हैं भैया। अगर आप तक कुछ भी इंपॉर्टेंट पहुंचा है और आप आने वाले एग्जामिनेशन में थोड़ा सा भी बेहतर कर लोगे तो मेरे ख्याल से मेरी ड्यूटी यहाँ पे, मेरे को जो चाहिए था वो मुझे मिल जाएगा। बात बाकी आशा करता हूं आप लोग पढ़ाई में अच्छे से लगेंगे। आने वाले टाइम पे इसी चैनल पे बहुत सारे रिवीजन वीडियोस और बहुत कुछ आने वाला है। प्लान बहुत कुछ है करने का, समय भी है, देखते हैं कैसे क्या क्या होता है। सो देयर विल बी अ लॉट ऑफ स्टफ दैट वुड कम अप। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जितना हो सके स्पून फीडिंग से बचना, खुद से तैयारी करना, जितना हो सके मेहनत करना, ये सब आपके हाथ में है। स्ट्रैटेजाइज कीजिए, वक्त दीजिए खुद को और अपने प्रोसेस पे फेथ रखिए। इतना सा करोगे मेरे को लगता है आप आराम से क्लियर कर सकते हो एग्जामिनेशन। सो बस इतने से एक वीडियो के साथ में मैं अभी तो आपसे आज्ञा चाहता हूं। आई होप आपको मेरी कही हुई कोई भी बात का बुरा नहीं लगा होगा। मैंने आपको आईना दिखाने की चेष्टा जरूर करी है, बट मैं कहीं से भी आपको कोई छोटा नहीं दिखाना चाह रहा। आप बहुत विराट सम्राट हैं, आप बहुत अच्छा करेंगे, बस खुद पे थोड़ा सा मेहनत करिए। ठीक है, चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योरसेल्फ प्लीज, एंड प्लीज पढ़ाई करते रहिए। बाय।